वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड, जिसमें हम लोगों ने एक बात किया था रॉक सॉल्ट टाइप, दूसरा सीजियम क्लोराइड टाइप और तीसरा जिंक ब्लेंड टाइप। एक टाइप और इसमें हम लोग मेंशन करेंगे, जो चौथा है वो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। जिसको हम CaF2 टाइप भी लिखते हैं। इस केस में जो एनायन है F-, उसकी क्लोज पैकिंग नहीं होता, यहाँ कैल्शियम आयन का होता है। चूँकि कैल्शियम आयन इस केस में बड़ा आयन है और हम लोग देखते आए हैं कि जो बड़े आयन है क्लोज पैकिंग उसका होगा। इन दिस केस calcium ion form CCP lattice and F- ions occupy all tetrahedral voids in one unit cell. Number of कैल्शियम आयन CCP फॉर्म करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम FCC कहते हैं। मतलब कैल्शियम आयन यूनिट सेल के कॉर्नर पर है और फेस सेंटर पर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू कॉर्नर है 8, फेस सेंटर का 1/2 इंटू 6। तो एक यूनिट सेल में कैल्शियम आयन 4 है और फ्लोराइड आयन नंबर ऑफ F- आयन। फ्लोराइड आयन है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1 और ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गए। तो 1 यूनिट सेल में फ्लोराइड स्ट्रक्चर में 1 यूनिट सेल में टोटल केटायन 4 हैं और एनायन है 8, या इसको हम कह सकते हैं 4 CaF2 units present in 1 यूनिट सेल और कोऑर्डिनेशन नंबर is 8:4। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम आयन का है और ये फ्लोराइड का 8, मतलब हर कैल्शियम को 8 फ्लोराइड ने घेर रखा है और हर फ्लोरीन को 4 कैल्शियम आयन ने घेर रखा है। Each calcium ion is surrounded by 8 fluoride and each fluoride is surrounded by 4 calcium ion। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है।
तो ये जो 4 मॉडल यहाँ पर आपने देखा, पिछले लेक्चर में हमने 3 मॉडल बताया था, NaCl रॉक सॉल्ट टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप और जिंक ब्लेंड टाइप, और ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। इस 4 मॉडल में जो मेन बातें आपको याद रखना है, जो हमने इस चारों में लिख दिया है। पहला, क्लोज पैकिंग कौन से आयन का है। दूसरा, कौन सा आयन वॉइड में है, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल। तीसरा पॉइंट, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए मस्ट है। तीसरा पॉइंट कि एक यूनिट सेल में टोटल केटायंस की गिनती कितनी होगी और टोटल एनायंस की गिनती कितनी होगी, ये सब पूछता है क्वेश्चन में। और चौथा पॉइंट कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब इसके अलावे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और भी नॉलेज यहाँ पर रखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ और फैक्ट्स जो हम याद रख सकते हैं या जिसे हमको याद रखना चाहिए। उसमें पहला पॉइंट है कि जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हमने बताया था, उसमें हमने कहा था कि सल्फाइड कहाँ है, तो कॉर्नर और फेस सेंटर। आज जिंक कहाँ है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर आपको जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में से सारे जिंक आयन और सल्फाइड आयन को हटा दिया जाए और उसके जगह पर कार्बन के एटम रख दिए जाएं, सारा जिंक आयन भी हटा लेंगे, सारा सल्फाइड आयन भी हटा लेंगे और उसके स्थान पर किसको रखेंगे, कार्बन एटम को। तो कार्बन एटम कहाँ कहाँ आ जाएगा, कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर। तो अगर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ सल्फाइड आयन था और जहाँ जहाँ जिंक आयन था उसको हटाकर कार्बन एटम रख दिया जाए, इट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाता है, याद रखना है। Some facts to remember. पहला, in zinc blend structure, if all the zinc 2+ ion and sulfide ions are replaced by carbon atom, it gives the structure of डायमंड। अगर जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो पढ़ा, उसके सारे जिंक आयन और
सल्फाइड आयन को अगर हम कार्बन एटम से रिप्लेस कर दें तो हमें डायमंड का स्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरा फैक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए वो यह है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने लिखा NaCl का 6:6, सीजियम क्लोराइड का 8:8, जिंक ब्लेंड का 4:4, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा ये कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज भी करता है अगर टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किया तो। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाते हैं और प्रेशर बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में increase with increase in pressure and may decrease with increase in temperature। जैसे हम लोग पढ़े हैं NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6:6 है वो बढ़कर 8:8 हो जा सकता है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीजियम क्लोराइड का इस कोऑर्डिनेशन नंबर जो 8:8 है वो घट करके 6:6 हो सकता है। तो याद रखना, प्रेशर बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाते हैं और टेम्परेचर बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाते हैं। ये दूसरी बात जो है आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए वो ये, इन क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में याद रखिएगा फेस डायगोनल का वैल्यू √2a होगा, बॉडी डायगोनल का वैल्यू √3a होगा। चौथा चीज जो याद रखना है, इन FCC स्ट्रक्चर नियरेस्ट नेबर
डिस्टेंस होगा √2a/2 या a/√2। in BCC structure nearest neighbor distance √3a/2। क्वेश्चन बनाने के लिए ये कुछ फैक्ट्स जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने होंगे। एक पॉइंट और, इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए बराबर होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। इसके अलावा भी हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो इसमें और बहुत सारे फैक्ट्स आप इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। in an ionic solid AB, radius of A plus ion is 88 picometer and that of B minus ion is 200 पिकोमीटर। एक आयोनिक सॉलिड है AB, A है कैटायन और B है एनायन। इसमें जो कैटायन A प्लस है इसका रेडियस दे रहा है 88 पिकोमीटर, जबकि एनायन B माइनस का रेडियस दिया हुआ है 200 पिकोमीटर। तो उसका क्वेश्चन है, आप
इस आयनिक सॉलिड AB का स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। प्रेडिक्ट अबाउट the structure and coordination number of solid AB। तो हम क्या करेंगे, चूंकि आयनिक सॉलिड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है रेडियस रेशियो पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेडियस रेशियो निकालेंगे और रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। सॉल्यूशन, रेडियस A प्लस का 88 पिकोमीटर और B माइनस का 200 पिकोमीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस दोनों का, तो हम निकाल लेंगे रेडियस रेशियो। फार्मूला क्या है, रेडियस कैटायन का बाय रेडियस एनायन का। कैटायन का रेडियस है 88 और एनायन का है 200। इसको निकाल लेंगे और निकाल कर आप देखेंगे ये आता है 0.44। अब रेडियस रेशियो जब 0.414 से 0.732 के बीच में आ जाए तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। सिंस इट इज in the range 0.732 0.414 to 0.732 इस रेंज में आ रहा है। और रेडियस रेशियो में हम लिखे थे इस रेंज में रेडियस रेशियो हो तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। तो हम कह सकते हैं सो स्ट्रक्चर ऑफ AB इज octahedral and coordination number is 6:6। और क्वेश्चन लेते हैं। सॉलिड AB has rock salt structure with edge length
of unit cell five 64 picometer if the radius of cation is 84 picometer, find out the radius of anion। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है ए बी एक सॉलिड है और इसका जो स्ट्रक्चर है आयनिक सॉलिड है, ये ए प्लस आयन है बी माइनस आयन। तो इस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो रॉक सॉल्ट के जैसा है, मतलब NaCl टाइप है। और इसका जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का एज लेंथ दिया हुआ है 564 पिकोमीटर। अब उसका क्वेश्चन है कि अगर इसमें केटायन का रेडियस 84 पिकोमीटर है तो बताइए इसमें एनायन का रेडियस कितना होगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो फैक्ट्स हम लिखाए हैं उसको दिमाग में लाइए। तो हम उसमें क्या लिखाए हैं, इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो एज लेंथ यूनिट सेल का है वो कितना होता है, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। जो सम फैक्ट्स का के हम पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आपको लिखाए हैं जो याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए, उसमें ये पॉइंट भी हम लोगों ने लिखा था कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में केटायन और एनायन का रेडियस इंटू 2 होगा एज लेंथ के बराबर। तो इसका भी स्ट्रक्चर चूंकि रॉक सॉल्ट जैसा है तो यहाँ पर एज लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 564 बराबर 2 इंटू केटायन का रेडियस 84 है और एनायन का रेडियस हमें निकालने कहा है, या 84 प्लस एनायन का रेडियस बराबर होगा 564/2 बराबर 282, या R माइनस जो हो जाएगा 282 माइनस 84 बराबर हो जाएगा 198 पिकोमीटर। यही है हमारा आंसर। एनायन का रेडियस 198 पिकोमीटर होगा। आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए मेटल crystallizes
in FCC lattice crystallizes in FCC lattice with edge length of unit cell A। यूनिट सेल का एज लेंथ स्मॉल a के बराबर है। देन क्लोजेस्ट distance of metal atom in the crystal will be √2a by √2 to √2a √2 by a। ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स का ही है जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा है। कहता है एक मेटल है जो FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है, मतलब उसका जो यूनिट सेल है वो FCC टाइप है जिसमें एटम्स कॉर्नर्स और फेस सेंटर पर होते हैं, और जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ दिया हुआ है a स्मॉल a के बराबर। तो इस सॉलिड के अंदर मेटल एटम का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो हम जो सम पॉइंट्स कह के आपको 5 पॉइंट याद रखने के लिए लिखाए थे उसमें हमने क्या लिखा था कि FCC लैटिस में नियरेस्ट जो नेबर पड़ोसी बगल के एटम नियरेस्ट जो दूरी है वो कितना होता है, तो √2a by 2 मतलब a by √2 के बराबर इन FCC स्ट्रक्चर। क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा फेस डायगोनल बाय 2 के बराबर। फेस डायगोनल जो होता है उसका वैल्यू √2a बाय 2 बराबर √2a बाय 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 कैंसिल हो जाए तो बचता है a बाय √2। तो सही आंसर है हमारा a बाय √2। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं।
इस पर एनसीईआरटी में तो कम मिलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर्स के पीछे के सालों में जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल, अब क्वेश्चन देखें। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्पेस empty in the crystal is a 48%, B 32%, C 26%, D none of these। तो हम लोग जो दो टाइप के क्लोज पैकिंग पढ़े हैं, HCP और CCP, तो वहीं पर हम लोगों ने लिखा था कि ये दोनों ही क्लोज पैकिंग इफिशिएंट हैं, जिसमें 74% स्पेस ऑक्युपाइड होता है, और 74% ऑक्युपाइड होगा तो एम्प्टी कितना बचा, खाली जगह कितना है, 26%। द कोऑर्डिनेशन नंबर of iron in solid state is A 4, 6, 8, 12। तो हमने जब पैकिंग, क्लोज पैकिंग पर बात हम लोग कर रहे थे, तो उस टाइम में हमने कहा था कि जितने भी मेटल्स हैं एकाध को छोड़कर सभी सॉलिड होते हैं और उनका क्लोज पैकिंग होता है, चाहे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा, CCP होगा, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP, और दोनों ही पैकिंग में 74% स्पेस ऑक्युपाइड है और दोनों ही पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो जितने भी मेटल हैं उनकी पैकिंग या तो CCP है या SCP, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के फॉर्म में हमेशा 12 होगा, सिर्फ अल्कली मेटल को छोड़कर, क्योंकि अल्कली मेटल में ना तो CCP पैकिंग होती है ना HCP होता है वो BCC टाइप है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। लेकिन अल्कली मेटल को लिथियम, सोडियम, पोटासियम इसको छोड़ दें तो बाकी मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में पैकिंग या स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल या सॉलिड, और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखे, बनाएंगे तो और भी ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हम लोगों का। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड का, सॉलिड का इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड।
जिसको हम डिफेक्ट भी कह सकते हैं, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन बोलिए या डिफेक्ट्स। सॉलिड का डिफेक्ट, सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें शुरू से अभी तक इस टॉपिक में। जैसे आपने पढ़ा इसमें स्फीयर का अरेंजमेंट सिस्टमैटिक होता है। हम क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड का एज जो है किनारा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, फेस स्मूथ होगा, फिक्स्ड एंगल होंगे इंटरफेसियल, स्फीयर कॉर्नर पर रहेंगे, फेस सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर, इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन ये सारी बातें सॉलिड के अंदर अगर 100% पाया जाए, जो आपने अभी तक पढ़ा, ये सारे कैरेक्टर अगर किसी सॉलिड में है, देन उस सॉलिड को हम परफेक्ट कहेंगे और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ऐसा कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट जो कई तरह के हैं, पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट है। ये जो डिफेक्ट सॉलिड में आता है, सॉलिड में इस तरह के जो डिफेक्ट्स आते हैं, एक्चुअली सॉलिड के फॉर्मेशन का जो मेथड है उसमें अगर आप सही टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं, तो जब पार्टिकल्स अरेंज होकर सॉलिड फॉर्म बनने लगता है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो उस टाइम में सॉलिड में बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर इम्परफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी तक सॉलिड के बारे में जो भी बातें आपने पढ़ा, ये सारी बातों में अगर 100% फॉलो नहीं होके किसी तरह का डेविएशन पाया जाएगा तो हम उसे डिफेक्ट कहेंगे। द डिपार्चर of any perfectly ordered arrangement of spheres in crystals is called imperfection or defect in solid। ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर -273 डिग्री पर सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं होते, वो परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स के स्फीयर के मोशन के वजह से डिफेक्ट अराइज इन द सॉलिड। और ये डिफेक्ट कई तरह के हो सकते हैं। ये डिफेक्ट पार्टिकल के अरेंजमेंट, स्फीयर के अरेंजमेंट में हो सकता है, जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, या ये एज में हो सकता है, स्ट्रेट एज ना बने, जिसे हम एज डिफेक्ट कह सकते हैं, या लाइन डिफेक्ट कहते हैं, या फिर ये फेस में हो सकता है। It may be
पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। in which the point defect is most common। सॉलिड के अंदर पाए जाने वाला डिफेक्ट मेनली 3 टाइप का है। ये पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, लाइन डिफेक्ट हो सकता है या फिर प्लेन डिफेक्ट, लेकिन इसमें सबसे कॉमन डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट, और इसी को यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में मेंशन किया हुआ, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। आप लोग चैनल को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसको बनाने के बारे में लगातार सोचते रहें। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।